गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्न पर हमने आपको पदार्थों के अणुसूत्र बनाना बताया था। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया था। अब आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अंतःक्रिया करें। पदार्थ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उनके बीच में आपसी क्रिया हो, परस्पर अंतःक्रिया हो और क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ बनाए। यानी क्रिया करने वाले पदार्थों के गुण अलग हैं और क्रिया के फलस्वरूप जब अंत्यक्रिया हो जाती है तो उसके फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ हैं उनके गुण भिन्न हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सभी नोट कर लें, रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से ज्यादा पदार्थ परस्पर अंतःक्रिया करें। पदार्थों के बीच में पारस्परिक क्रिया हो, अंतर क्रिया हो और क्रिया के फलस्वरूप एक या अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ बनाएं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का जलना, लकड़ी का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बन का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट बिंदु हेडिंग लगाएं, शब्द समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को नोट करें सभी, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे ये ऊपर वाली क्रिया मैंने बताई, इसी का उदाहरण ले लेते हैं, कार्बन का जलना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में, शॉर्ट में, शब्दों के रूप में लिखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में शब्दों के रूप में लिखना उस अभिक्रिया का शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कार्बन जब वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, कार्बन जब जलेगा तो आपको पता है सभी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, तो कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया होगी, तो कार्बन वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बन के जलने को ही हमने इस तरीके से लिखा है। एक ही बात है कार्बन का जलना और कार्बन वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, एक ही बात है, क्योंकि क्रिया तो यही होती है पूरी। तो कार्बन वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को शब्दों के रूप में इस तरीके से लिख दिया जाए तो यह शब्द समीकरण कहलाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, यह शब्द समीकरण है। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि शब्द समीकरण को उसमें जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के प्रतीक व सूत्रों के रूप में लिख दें तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हेडिंग लगा दें, रासायनिक समीकरण। किसी शब्द समीकरण में उपस्थित पदार्थों को प्रतीक या उनके सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इस शब्द समीकरण को हमने रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा है कार्बन, तो कार्बन का प्रतीक सूत्र लिख दिया हमने C
प्लस प्लस लगा दिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र लिख दिया। अब ये दोनों पारस्परिक क्रिया करते हैं, अंत्य क्रिया करते हैं और क्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है जिसके गुणधर्म इनसे भिन्न हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया, क्योंकि शब्द समीकरण को हमने प्रतीक और सूत्रों के रूप में लिख दिया। तो नोट कर ले सभी, शब्द समीकरण में उपस्थित पदार्थों को प्रतीक व सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, जैसे C+O2 बराबर CO2। अब हेडिंग लगाएं, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। नंबर 1, यह रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप सभी जानते हैं, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता। तो इस सिद्धांत का, इस नियम का रासायनिक समीकरण में पूरी तरह पालन होता है। जैसे अभी हमने एक समीकरण लिखा था C+O2 बराबर CO2। तो आप देखें, ये कार्बन का एक परमाणु है जिसका भार 12 होता है, प्लस ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, एक का परमाणु भार 16 होता है, तो 2 का हो जाएगा 2 × 16 बराबर C एक परमाणु है 12 और प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, एक का परमाणु भार 16 होता है। तो 12 प्लस इसको हल करेंगे 16 दूना 32 बराबर 12 प्लस 16 दूना 32। तो 12 32 44 बराबर 44। यानी LHS का द्रव्यमान, लेफ्ट हैंड साइड का द्रव्यमान 44 और राइट हैंड साइड RHS का द्रव्यमान 44। तो द्रव्य की क्षति नहीं हुई, ना ही कोई द्रव्य उत्पन्न हुआ। स्पष्ट है कि रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। नोट कर लें, रासायनिक समीकरण के बाएं पक्ष में क्रियाकारक यानी अभिकारक
क्रिया करने वाले पदार्थ उपस्थित होते हैं तथा दाएं पक्ष में उत्पाद क्रियाफल क्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ उपस्थित होते हैं। नोट कर लें, रासायनिक समीकरण की विशेषताओं में है ये कि रासायनिक समीकरण में दो पक्ष हैं, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष राइट हैंड साइड। बाएं पक्ष में जो पदार्थ उपस्थित हैं उनको क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रियाकारक या अभिकारक किसे कहते हैं, तो कोष्टक में हमने परिभाषा लिख दी, क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। और ये बाएं पक्ष में उपस्थित होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित होते हैं, तथा दाएं पक्ष में उत्पाद यानी क्रियाफल उपस्थित होते हैं। और उत्पाद किनको कहते हैं? क्रिया के फलस्वरूप जो नए गुण धर्म वाले पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। नोट कर ले सभी। नंबर 4, रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के मध्य बराबर या तीर का चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह के ऊपर या नीचे अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक ताप
सभी का उल्लेख होता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक यानी क्रिया करने वाले पदार्थ और उत्पाद यानी क्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ दोनों के बीच में अभिकारक LHS में लिखे होते हैं, उत्पाद RHS में लिखे होते हैं, तो दोनों के बीच में बराबर का या तीर का निशान लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ये दोनों बराबर हैं, 44 और ये भी 44, तो इनके बीच में बराबर का या तीर का चिन्ह लगाते हैं। और अभिक्रिया यदि विशेष परिस्थितियों में होती है तो परिस्थितियां भी हम इन चिन्हों के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जैसे अभिक्रिया किस ताप पर होती है, किस दाब पर होती है, कौन सा उत्प्रेरक इसमें प्रयुक्त होता है, तो ये सारी परिस्थितियां समीकरण में लिख दी जाती हैं। ये रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हैं। नंबर 5 एक और लिख दें, रासायनिक समीकरण को सदैव संतुलित ही लिखना चाहिए। संतुलित ही लिखना चाहिए। रासायनिक समीकरण को सदैव संतुलित ही लिखना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि, नोट कर लें सभी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि। अभी हमने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित ही लिखना चाहिए। इसका मतलब यदि समीकरण असंतुलित है तो हमको संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित करने की हमारे सिलेबस में जो विधि है जो हम समझेंगे वो हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस विधि में बार बार ट्राई करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, एक एक पदार्थ को संतुलित करते हैं, इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण संतुलित यानी संतुलित समीकरण किसको कहते हैं इसकी परिभाषा नोट करें सभी। देखिए, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद, अब अभिकारक तो आपको पता है LHS में होते हैं, उत्पाद RHS में होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद
में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक जो LHS में उपस्थित होते हैं और क्रियाफल यानी उत्पाद जो RHS में उपस्थित होते हैं, इनमें उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रमुख पद या चरण। प्रमुख पद या चरण स्टेप। सर्वप्रथम हम एक रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया है। आपको पता है कि लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe2O3 प्लस H2। ये हमने एक रासायनिक समीकरण उदाहरण के लिए लिए और ये असंतुलित है। असंतुलित। देखिए ये जो तीर के निशान से बाईं तरफ लिखे हैं ये LHS पक्ष है और इनको हम कहते हैं अभिकारक। और ये तीर के निशान के जो दाईं तरफ लिखे हैं ये RHS पक्ष है, राइट हैंड साइड का पक्ष है, और इसमें लिखे होते हैं क्रियाफल यानी उत्पाद। अब अभिकारक और क्रियाफल दोनों में
प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या यदि बराबर है तो ही समीकरण संतुलित कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अभिकारक में ये पूरे अभिकारक हैं दो, एक अभिकारक ये है, दूसरा अभिकारक ये है। तो ये तो अभिकारक है एक आयरन लोहा, इसका एक परमाणु है, जबकि क्रियाफल में ये लोहे के दो परमाणु हैं, आयरन के दो परमाणु हैं। इसका मतलब ये समीकरण असंतुलित है। अब हमको इसे संतुलित करना है, संतुलित करना सीखना है। तो पहला चरण, पहला पद हो जाएगा अपना, नोट करें सभी, प्रत्येक अभिकारक व उत्पाद को अलग अलग कोष्ठक में लिखते हैं। तो ये दो अभिकारक हैं, दोनों को अलग अलग कोष्ठक में लिखेंगे। Fe को कोष्ठक में लिख दिया, प्लस ये H2O को कोष्ठक में लिख दिया। वायु की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है और इस क्रिया में ये दो उत्पाद बन रहे हैं, दोनों को अलग अलग कोष्ठक में लिखना है। Fe2O3 कोष्ठक बंद, प्लस हाइड्रोजन H2 कोष्ठक बंद। तो पहला काम हुआ प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग कोष्ठक में लिखना। नंबर 2, अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित तत्वों की परमाणुकता लिखते हैं। और जिसकी परमाणुकता में सर्वाधिक अंतर है उसे पहले संतुलित करते हैं। इसके लिए जिस पक्ष में परमाणुकता कम है इसके लिए जिस पक्ष में परमाणुकता कम है उस पक्ष के पदार्थ को कोष्ठक के बाहर उचित अंक से गुणा करते हैं। जैसे
ये था अपना समीकरण Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe2O3 प्लस H2। तो इस समीकरण में आपको क्रिया कारक और क्रियाफल दोनों में उपस्थित तत्वों की परमाणुता लिखनी है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में आप ध्यान दें, जो तत्व क्रिया कारक में होते हैं सेम वे ही तत्व क्रियाफल में होंगे, यानी एक भी तत्व नष्ट नहीं हो सकता और एक भी तत्व नया नहीं बन सकता। जैसे इस समीकरण में आप देख रहे हैं तीन तत्व हैं, ये लोहा, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। तो ये तीनों ही तत्व आपको क्रियाफल में मिलेंगे। ये लोहा रहा, ये ऑक्सीजन रही, ये हाइड्रोजन रहा। तो सेम जो तत्व क्रिया कारक में है वही क्रियाफल में है। रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया तत्व नहीं बनता और कोई भी तत्व नष्ट नहीं होता, केवल अभिकारकों के बीच परस्पर अंतः क्रिया होती है और उस अंतः क्रिया में वो अपनी व्यवस्था बदल देते हैं, पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में तत्व अपने आप को पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं, बस यही परिवर्तन होता है। तो तत्व इसमें तीन है, एक तो लोहा, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। इनकी परमाणुता यदि अपन देखें तो लोहे की परमाणुता क्रिया कारक में 1 है और लोहे की परमाणुता क्रियाफल में 2 है। अब हाइड्रोजन आ गया, क्रिया कारक में हाइड्रोजन की परमाणुता 2 है, क्रियाफल में भी 2 है। ऑक्सीजन की परमाणुता क्रिया कारक में 1 है और ये क्रियाफल में 3 है। तो आप देख रहे हैं सर्वाधिक अंतर ये ऑक्सीजन में है, इसमें दुगुना है 1 और ये 2, ये बराबर है और ये त्रिगुना अंतर है। तो सर्वाधिक अंतर ऑक्सीजन में है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन तत्व को गुणा करेंगे, जिधर कम है, कम किधर है, क्रिया कारक में। तो क्रिया कारक में ये जो एक ऑक्सीजन का परमाणु है इसको हमको 3 में बदलना है। अब एक परमाणु को 3 परमाणु में करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, गुणा करना, जोड़ नहीं सकते और गुणा भी बाहर करना होता है। कोष्टक में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कोष्टक के अंदर जो भी कुछ करना है कोष्टक के बाहर करेंगे, इसीलिए ये कोष्टक लगाया है। तो फिर हमारा समीकरण अब क्या बन गया, आप ध्यान से देखें। देखिए ये 1 को 3 बनाना है, यानी क्रिया कारक में ये जो ऑक्सीजन 1 दिख रहा है हमको, इसको 3 से गुणा करना है तो ये यहां पर 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा चरण। नोट कर लें सभी, ये तालिका भी बना लें। तालिका में जो अभिक्रिया में तत्व हैं उनके नाम लिखे हैं, फिर क्रिया कारक में उपस्थित तत्वों की परमाणुता और क्रियाफल में उपस्थित तत्वों की परमाणुता लिखी है। अब क्रिया कारक में ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित हमने किया है, चूंकि ऑक्सीजन का परमाणु 1 था क्रिया कारक में जबकि क्रियाफल में 3 थे, तो इनको 3 में बदलने के लिए हमने 3 से गुणा कर दिया। ये 1 था, 3 से गुणा करते ही 3 हो गए। नेक्स्ट अगला चरण नंबर 3, पूर्व की भांति
उन्हें तालिका बनाकर परमाणुता देखते हैं और संतुलित करते हैं। बार बार ट्राई करेंगे तो तालिका देखिए अब क्या बन गई। अब इस समीकरण से आपको तालिका बनानी है। तो ये तीन तत्व हैं Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब क्रिया कारक और क्रियाफल में आप उपस्थित परमाणुता लिखेंगे। तो Fe की परमाणुता क्रिया कारक में 1 है और क्रियाफल में 2 है। हाइड्रोजन की देखिए क्रिया कारक में ये 2 है लेकिन 3 से गुणा हो रहा है अतः 6 हो गई और क्रियाफल में 2 है। अब ऑक्सीजन की परमाणुता क्रिया कारक में 3 है, 1 है जो 3 से गुणा कर दिया तो 3 हो गई और क्रियाफल में 3 है। तो अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो बराबर है, आयरन में 2 गुना फर्क है 1 और ये 2 और हाइड्रोजन में 3 गुना फर्क है ये 6 और ये 2। तो कम किधर है? सर्वाधिक अंतर हाइड्रोजन में है तो हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। और कम कितना है वो आप देख लें, ये 2 है ये 6 है। तो 2 को 6 बनाना है, 6 को 2 नहीं बना सकते, हम कम नहीं कर सकते, परमाणुता बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने के लिए भी हमारे पास एक ही तरीका है, एक ही ऑप्शन है, वो है कोष्टक के बाहर उचित अंक से गुणा करेंगे। तो ये 2 को 6 बनाने के लिए हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा नया समीकरण फिर बन के क्या आएगा देखिए, Fe प्लस 3H2O, ये तो पहले वाला है, अब इसको काम में लेने के बाद देखिए हाइड्रोजन को आपको ये जो 2 है क्रियाफल में, इनको 6 में बदलने के लिए 3 से गुणा करना है। यानी ये जो हाइड्रोजन है इसको 3 से गुणा करना है। ये काम हो गया तीसरे चरण। नंबर 4, उपरोक्त प्रक्रिया को उन्हें दोहराते हैं। ये जब तक दोहराएंगे जब तक कि सभी तत्वों की परमाणुता समान नहीं हो जाए। तो फिर से वही तालिका बनानी है आपको। ये 3 तत्व हैं क्रिया में, Fe, H और O, और इनकी परमाणुता लिखनी है। तो क्रिया कारक में परमाणुता और क्रियाफल में परमाणुता। तो आयरन देख लें आप, अब इस समीकरण को देखना पड़ेगा। तो आयरन में क्रिया कारक में 1 परमाणु है, क्रियाफल में 2 है। हाइड्रोजन क्रिया कारक में 2 दिए 6 हैं और क्रियाफल में भी 2 दिए 6 हैं। तो हाइड्रोजन बराबर, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रिया कारक में भी 3 है और क्रियाफल में भी 3 है। तो ये बराबर है। तो अब हमको जो अंतर मिल रहा है वो अंतर आयरन में मिल रहा है, लोहे में मिल रहा है। तो हम लोहे की परमाणुता को संतुलित करेंगे। क्रिया कारक में लोहे का परमाणु 1 है और क्रियाफल में 2 है। तो आयरन का परमाणु क्रिया कारक में 1 है, क्रियाफल में 2 है। तो क्रिया कारक में कम है, इसलिए हमको क्रिया कारक में यानी LHS में लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ाना है। 2 से गुणा कर देंगे तो ये 1 के 2 हो जाएंगे। तो नया समीकरण हमारा बन गया। पहले पुराने को इसको उतारेंगे, Fe प्लस
3H2O इक्वल टू Fe2O3 प्लस 3H2। अब हमको आयरन का जो एक परमाणु है ये इसके दो बनाने हैं, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। और फिर से एक बार इस प्रक्रिया को दोहरा लेंगे, देख लेंगे कि कहीं कोई परमाणु, कहीं किसी तत्व का परमाणु संख्या में भिन्न तो नहीं है, तो पुनः मिला लें। देखिए क्रिया कारक में, पूरा क्रिया कारक देखना है। ये लोहे के परमाणु 2 हैं, इधर और कोई लोहे का परमाणु नहीं है, केवल एक ही जगह है क्रिया कारक में, ये लोहे के परमाणु 2। एक है जो 2 से गुना हो रहा है, तो 2 हो गए। क्रियाफल में भी ये 2 हैं, पूरे क्रियाफल में देखना है 2 है, बराबर। अब इसमें देखिए ये 2 तत्व हैं, इसके अंदर आपको अलग अलग नहीं करने हैं, लेकिन संतुलन में अलग अलग देखना है। तो ये हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं, 3 से गुना हो रहे हैं तो 6 हो गए। क्रियाफल में भी ये 2 है जो 3 से गुना हो रहे हैं तो 6 हो गए। अब ऑक्सीजन के परमाणु 1 है जो 3 से गुना हो रहा है तो 3 हो गए। इधर ये ऑक्सीजन के परमाणु 3 हैं। इस प्रकार समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अब बराबर है। अब ये समीकरण संतुलित है। चूंकि इसमें बार बार हमने प्रयास किया है, ट्राई किए संतुलित करने की, अतः इसे हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है। अब आप इस विधि का अनुसरण करके एक समीकरण को पुनः आप घर जाकर के देखेंगे, यानी घर पर संतुलित करने का प्रयास करेंगे। और अगर नहीं आती है समझ में, आपसे नहीं होता है, तो जो भी परेशानी है वो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे। और जिन बालकों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आता है, घंटी का निशान, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 2 समीकरण दे रहा हूं मैं संतुलित करने के लिए, इनकी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। नंबर 1 N2 प्लस O2 बराबर NO। नंबर 2 N2 प्लस H2 बराबर NH3। C3H8 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस H2O। ये प्रोपेन है, जिसकी ऑक्सीजन से क्रिया होने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये अमोनिया गैस है NH3। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये रासायनिक समीकरण आपको संतुलित करनी है, प्रयास करना है हिट एंड ट्रायल विधि से। धन्यवाद।